नमस्कार मित्रों, आप सभी का इस YouTube चैनल पर स्वागत है। दोस्तों, हम बात कर रहे थे गणनावाचक तुष्टिगुण विश्लेषण कार्डिनल यूटिलिटी एनालिसिस पर। आज उसी क्रम में हम बात करेंगे समसीमांत तुष्टिगुण सिद्धांत प्रिंसिपल ऑफ इक्यू मार्जिनल यूटिलिटी पर। दोस्तों, परीक्षा में यहाँ से महत्वपूर्ण प्रश्न पूछे जाते हैं। आजकल परीक्षा में प्रश्नों का पैटर्न थोड़ा बदल गया है। कथन और निष्कर्ष पर आधारित प्रश्न अधिकांशतः पूछे जाते हैं। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे समसीमांत तुष्टिगुण सिद्धांत को। इसे एक तालिका और रेखाचित्र के द्वारा बड़ी सरल तरीके से यहाँ अपन इसकी बात करेंगे और मैं उम्मीद भी करूँगा कि आपको ये बिल्कुल समझ में आएगा। इससे संबंधित सारे प्रश्न आप हल कर पाओगे। इससे आधारित एक इस प्रकार का प्रश्न भी पूछा जाता है। कई बार इस प्रकार लिखा होता है MUX/PX ग्रेटर देन MUY/PY या फिर इसका विपरीत। तो ऐसी स्थिति में आपसे पूछ लिया जाता है कि उपभोक्ता अब संतुलन किस प्रकार से स्थापित करेगा। तो इस कंसेप्ट को भी हम जानेंगे। दोस्तों, उससे पूर्व मैं आपको बताना चाहूँगा कि पिछले वीडियो में हमने रासमान सीमांत उपयोगिता नियम लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी पर चर्चा की थी, जो कि एक वस्तु पर आधारित था, अर्थात वह एक वस्तु मॉडल था, जिसके अंतर्गत हमने यह देखा कि कोई भी उपभोक्ता किसी वस्तु की उत्तरोत्तर यानी एक के बाद एक इकाइयों का प्रयोग करता है, उपभोग करता है, तो प्राप्त सीमांत उपयोगिता घटती हुई प्राप्त होती है। और एक बिंदु जहां सीमांत उपयोगिता क्या हो जाती है, शून्य हो जाती है, वहां कुल उपयोगिता अधिकतम होती है। और उसके बाद भी उपभोक्ता और अधिक इकाइयों का प्रयोग करता है तो सीमांत उपयोगिता ऋणात्मक हो जाती है और वहां कुल उपयोगिता में कमी होने लग जाती है। इसी सीमांत उपयोगिता मार्जिनल यूटिलिटी कर्व द्वारा हमने डिमांड वक्र का निरूपण डेरिवेशन किया था। परंतु यहाँ ध्यान देने योग्य बात है, अक्सर एग्जाम में यहाँ से पूछ लिया जा सकता है कि क्या सीमांत उपयोगिता वक्र का ऋणात्मक भाग डिमांड कर्व में शामिल होगा? तो इसका जवाब है नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि उस बिंदु जिस बिंदु के बाद सीमांत उपयोगिता ऋणात्मक हो जाती है, अगर उपभोक्ता उसको मांग वक्र में शामिल करेगा तो उसकी कुल संतुष्टि में कमी होगी। इसलिए कोई भी विवेकशील उपभोक्ता उसे अपनी मांग में शामिल नहीं करेगा। आगे अपन बात करें दोस्तों इस समसीमांत तुष्टिगुण सिद्धांत पर, तो इसके कुछ अन्य नाम भी हैं और उनकी मैं चर्चा करना चाहूँगा, क्योंकि अक्सर इनका प्रयोग परीक्षा में कर लिया जाता है और विद्यार्थी इससे भ्रमित हो जाता है कि ये नाम किसका है। तो ये दोस्तों कुछ नाम मैंने लिखे हैं, आप इनको नोट कर लेना। एक है अधिकतम संतुष्टि का नियम, आनुपातिकता का नियम, स्थानापन्नति का नियम, स्थानापन्न नियम भी बोल सकते हैं इसको, समसीमांत प्रतिफलों का नियम और गोसेन का द्वितीय नियम। जैसे कि रासमान सीमांत उपयोगिता नियम को गोसेन का प्रथम नियम कहा है। तो ये आप थोड़ा इनको और ध्यान में रखना, क्योंकि अक्सर परीक्षा में इन नामों का प्रयोग कर लिया जाता है। आगे अपन बात करें कुछ महत्वपूर्ण शब्दों का, जो कि बार बार परीक्षा में इनका प्रयोग कर लिया जाता है और इन शब्दों से हम भ्रमित भी हो जाते हैं। तो देखिए, एक तो है उपभोक्ता विवेकशील, रैशनल। उपभोक्ता विवेकशील से तात्पर्य है कि एक उपभोक्ता अपने सीमित साधनों से अपनी जो यूटिलिटी है उसको अधिकतम करना चाहेगा। तो वो कौन करेगा? जो उपभोक्ता विवेकशील हो। और ये तुष्टिगुण, उपयोगिता, यूटिलिटी, ये शब्द एक ही है। अक्सर इनको अलग अलग प्रयोग कर लिया जाता है, परंतु ये समान है। तुष्टिगुण भी वही है, उपयोगिता भी वही है, यूटिलिटी भी वही है। और फिर बात करें वस्तुओं की कीमत तथा उपभोक्ता की आय, वो दी हुई है। यहाँ हम देखेंगे कि इस नियम, जो कि हम अभी इसकी तालिका व रेखाचित्र के द्वारा समझेंगे, तो उसमें उपभोक्ता की आय का पहले से दिया हुआ होगा। यानी
उस उपभोक्ता को अपनी आय का पता होगा और जो भी वस्तुओं का वो प्रयोग करेगा उसकी कीमत भी उसे पता होगी। यहाँ केवल हम दो वस्तु लेंगे, इसलिए दो वस्तु माना एक एक्स वस्तु है, एक वस्तु वाई है, इसलिए उपभोक्ता को एक्स वस्तु की भी कीमत का पता होगा और वाई वस्तु की कीमत का भी पता होगा। आगे अपन देखें यहाँ कि एम यू एक्स क्या है, एक्स वस्तु की सीमांत तुष्टि गुण, एक्स वस्तु की मार्जिनल यूटिलिटी, और एम यू वाई क्या है, वाई वस्तु की मार्जिनल यूटिलिटी, सीमांत तुष्टि गुण, सीमांत उपयोगिता। और यहाँ ये पी एक्स क्या है, प्राइस है किसकी, एक्स वस्तु की, और पी वाई क्या है, वाई वस्तु की कीमत है। तो ये तो आपको ध्यान में होगा क्योंकि यहाँ एक्स भी लिख, यहाँ वाई है। फिर आई है उपभोक्ता की आय, और ये कंसेप्ट बड़ा ही महत्वपूर्ण है, इसको आपको जानना बड़ा आवश्यक है और इसी पर ही ये सिद्धांत आधारित है। यहाँ ये एम यू ई बराबर है एम यू एक्स बटे पी एक्स, ये ऐसा भी हो सकता है एम यू वाई बटे पी वाई। यहाँ वाई वस्तु है और यहाँ एक्स वस्तु है। मतलब क्या है कहने का कि मौद्रिक व्यय से प्राप्त सीमांत तुष्टि गुण है, यानी किसी भी वस्तु पर हम मुद्रा का कुछ भाग खर्च करते हैं तो उस भाग को उस वस्तु पर खर्च करने से उससे सीमांत तुष्टि गुण क्या प्राप्त होगी वो हमें कैसे पता चलेगा। उसके लिए हम क्या करेंगे, उस वस्तु से जो सीमांत उपयोगिता प्राप्त हो रही है उसमें कीमत का भाग देकर उसको हम ज्ञात कर सकते हैं। देखिए एक यहाँ अपन देख रहे हैं कि यहाँ एक्स वस्तु ली है, तो इस प्रकार अगर हम वाई वस्तु का प्रयोग कर रहे हैं तो उसका, क्योंकि यहाँ हमने दो वस्तुएं लेंगे इसलिए दोनों की हम यहाँ मुद्रा द्वारा जो सीमांत तुष्टि गुण है उसको ज्ञात करेंगे। मैं इसको एक टेबल के द्वारा आपको समझाने का प्रयास करता हूँ। देखिए इस तालिका को, यहाँ मैंने 6 इकाइयाँ ली हैं और हमने यह भी देखा है कि कोई भी उपभोक्ता किसी भी वस्तु की एक के बाद एक इकाइयों का उपभोग करेगा तो प्राप्त जो सीमांत उपयोगिता है घटती हुई प्राप्त होगी। जैसे कि यहाँ 40, 36, 32, 28, ये बिल्कुल तालिका काल्पनिक है। आप अपने हिसाब से कुछ और भी तालिका बना सकते हो, परंतु यहाँ ध्यान देने योग्य बात यह है कि ये तालिका बनाते समय हमें इसकी जो सीमांत उपयोगिता है वो ऋणात्मक रखनी होगी, क्योंकि ये इसका बेसिक कंसेप्ट है जिसको हमें फॉलो करना होगा। फिर अपन यहाँ देखें, इसी प्रकार हमने वाई वस्तु की सीमांत उपयोगिता को भी प्राप्त किया है। ये भी आप काल्पनिक है, अपने हिसाब से इसको बना सकते हो। अब अपने अंदर एक सवाल, एक जहन में एक प्रश्न उठता होगा कि सर ये क्या आवश्यकता रही है कि यहाँ कीमत का भाग दें, क्यों न हम यहाँ, क्योंकि सम सीमांत उपयोगिता नियम के द्वारा उपभोक्ता के संतुलन को ज्ञात किया जाता है, तो वो हम इन सीमांत उपयोगिता को बराबर लेकर भी ज्ञात कर सकते हैं। क्यों यहाँ कीमत का भाग दिया है, तो इसका जवाब ये है क्योंकि हम विभिन्न वस्तुओं का प्रयोग करते हैं, उपभोग करते हैं और उन वस्तुओं की जो प्राइस है, कीमत है, वो एक समान नहीं होती। अगर ये कीमतें सभी वस्तुओं की एक समान होती तो यहाँ हमें इनका अनुपात निकालने की कोई आवश्यकता नहीं होती। परंतु यहाँ हमने ये अपन देखेंगे, जैसे ये उदाहरण लिया था, इस उदाहरण के अनुसार उपभोक्ता की आय हमने 14 रुपये ली है। अपने हिसाब से सुविधा की दृष्टि से आप अपने तरीके से उदाहरण बना सकते हो। एक्स वस्तु की कीमत हमने 2 रुपये ली है और वाई वस्तु की कीमत 3 रुपये ली है, अर्थात यहाँ दोनों ही वस्तुओं की कीमतें अलग अलग है। अब ये एम यू एक्स बटे पी एक्स और एम यू वाई बटे पी वाई का मतलब क्या हुआ, जैसा कि इस तालिका में हम देखें यहाँ 20 है, यहाँ 18 है, 16 है, 14 है। अब देखिए अगर उपभोक्ता एक इकाई प्राप्त कर रहा है, एक इकाई उपभोग कर रहा है, तो उस पर जो मुद्रा का भाग खर्च कर रहा है और उसके द्वारा जो संतुष्टि मिल रही है वो कितनी प्राप्त होगी, 20 हो रही है। और ये कैसे प्राप्त की हमने इसको प्राप्त किया कि एक इकाई से प्राप्त सीमांत उपयोगिता में उस वस्तु की कीमत का भाग देकर। इसी प्रकार अगर उपभोक्ता 2 इकाई उपभोग कर रहा है तो हम यहाँ ये पता लगाएं
कि 2 इकाई उपभोग करने पर उस पर जो मुद्रा का भाग, उस मनी का जो भाग खर्च कर रहा है, उसकी सीमांत तुष्टिगुण मार्जिनल यूटिलिटी क्या है। तो क्या करेंगे हम, इसमें 36 में कितने का भाग दे दिया, 2 का भाग दे दिया। ठीक इसी प्रकार यहाँ हम MUY बटे BY को प्राप्त कर सकते हैं। यहाँ ये तालिका आपको बिल्कुल समझ में आई होगी। एक बार और पुनः इस वीडियो को देखना। अपन यहाँ देखें संतुलन की शर्त, तो संतुलन की यहाँ 2 शर्तें हैं। पहली शर्त की बात करें कि जो भी ये MUX बटे PX और MUY बटे PY का मान क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। अब आप MUX भी जानते हो क्या होता है, X वस्तु की मार्जिनल यूटिलिटी, PX क्या है, X वस्तु की कीमत, और इसी प्रकार MUY क्या है, Y वस्तु की सीमांत उपयोगिता, PY क्या है, Y वस्तु की कीमत। और ये अनुपात क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। जैसे मैं आपको बताना चाहूँगा इस टेबल के द्वारा कि जैसे यहाँ अपन देखें कि ये 16 और ये 16, ये अनुपात दोनों क्या हैं, बराबर है। इन पहली शर्त के अनुसार ये है कि उपभोक्ता के लिए ये आवश्यक है कि इनकी सीमांत उपयोगिता और कीमतों का अनुपात क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। या फिर हम यूँ कहें कि उपभोक्ता यहाँ 3 इकाई का उपभोग कर रहा है, तो उससे प्राप्त उस पर जो खर्च कर रहा है मुद्रा का हिस्सा, उससे प्राप्त जो सीमांत तुष्टिगुण है मुद्रा की, वो कितनी है, 16 है। और यहाँ 1 इकाई कर रहा है तो वो भी कितनी है, 16 है। तो इसलिए ये अनुपात बराबर होना चाहिए। यहाँ ये वाला अनुपात भी बराबर है, ये भी, यहाँ भी संतुलन हो सकता है और यहाँ भी संतुलन हो सकता है और यहाँ भी। बात समझ में आई ना। फिर अपन देखें दूसरी शर्त। दूसरी शर्त ये है कि उपभोक्ता जो आय है उसके बराबर ही उसका खर्चा व्यय होना चाहिए। और वो पता कैसे लगेगा कि अक्स वस्तु की जो कीमत है और अक्स वस्तु की हमने जो मात्रा उपभोग ली है, वो उसके द्वारा हम अक्स वस्तु का खर्च निकाल लेंगे। ठीक उसी प्रकार वाई वस्तु की कीमत को वाई वस्तु की मात्रा से गुणा करके वाई वस्तु का खर्च निकाल लेंगे, और उन दोनों का योग इस उपभोक्ता की आय के बराबर होना चाहिए। जैसा कि इस तालिका को पर पुनः चलते हैं और यहाँ देखते हैं, हमने ये देखा पहली शर्त के अनुसार कि यहाँ भी संतुलन है, परंतु यहाँ अगर बात करें अक्स की कितनी इकाई ले रहा है, वो 3 इकाई, और वाई की कितनी ले रहा है, 1 इकाई। अब देखें अक्स की 3 इकाई और अक्स की प्राइस कितनी है, 2, यानी अक्स पर खर्च कितना हो रहा है, 6। वाई की कितनी इकाई है, 1, प्राइस कितनी है, 3, कितना खर्च हो रहा है, 3, टोटल कितना हुआ, 9, लेकिन उपभोक्ता के पास पैसे कितने हैं, 14। यानी यहाँ दूसरी शर्त पूरी नहीं होती है। फिर आगे और चलते हैं अपन, तो यहाँ देखें कि ये अक्स वस्तु की 4 इकाई पर जो MUX अपॉन PX का मान है, अर्थात 4 इकाई पर जो मुद्रा खर्च किया जा रहा है उसके द्वारा प्राप्त सीमांत तुष्टिगुण कितना है, 14 है। और यहाँ वाई वस्तु की कितनी इकाई पर, दूसरी इकाई पर, तो ये अनुपात क्या हुआ, बराबर हुआ। यानी MUX बटे PX बराबर MUY बटे PY का मान बराबर है। परंतु यहाँ अपन दूसरी शर्त को देखें कि अक्स की 4 इकाई और कीमत कितनी, 2, टोटल अक्स पर खर्च कितना, 8, वाई की कितनी, 2 इकाई और खर्च की कीमत कितनी, 3, और मान कितना, 6, और टोटल रुपए कितने हो गए, 14। इसलिए यहाँ दूसरी शर्त भी पूरी होती है। और उपभोक्ता संतुलन की स्थिति में कहाँ होगा, जहाँ वह अक्स की 4 इकाई का और वाई की कितनी इकाई का, 2 इकाई का उपभोग करेगा। तो इस प्रकार ये आपको समझ में आई होगी। दोनों शर्त आप बिल्कुल ध्यान में रखना। और यहाँ हम ये भी देखेंगे कि कई बार MUX बटे PX और MUY बटे PY के अनुपात में अंतर हो जाता है, तो उसको भी हम समझेंगे। पहले कुछ परिभाषाओं को हम देखने का प्रयास करते हैं, और वो परिभाषाएं देखें तो देखिए आपको ये कि उपभोक्ता अपनी मौद्रिक आय, ठीक है, उसको पता है, विभिन्न वस्तुओं में इस प्रकार वितरित करे। यहाँ हमने कितनी वस्तु ली है, 2 वस्तु ली है। प्रत्येक वस्तु पर जो व्यय कर रहा है
और उसके अंतिम रुपए से प्राप्त तुष्टिगुण क्या होना चाहिए, समान होना चाहिए। अभी हमने देखा कि तालिका में x वस्तु की 4 इकाई और y वस्तु की 2 इकाई लेने पर इन दोनों का जो mu(x) बटे px और mu(y) बटे py का मान अनुपात क्या है, बराबर है। और वो कितना कितना है, 14 14 है। और ये 14 ही क्या है, अंतिम रुपए से प्राप्त तुष्टिगुण है। बात आपको समझ में आई होगी। दूसरी परिभाषा अपन देखें कि उपभोक्ता उस समय संतुलन की स्थिति में होता है जब प्रत्येक वस्तु पर व्यय की गई मुद्रा से प्राप्त सीमांत तुष्टिगुण क्या होनी चाहिए, समान होनी चाहिए। और जैसा कि हमने देखा कि x वस्तु की 4 इकाई पर और y वस्तु की 2 इकाई पर ये समान है और दूसरी शर्त भी पूरी होती है। और तीसरी परिभाषा भी यही कह रही है कि उपभोक्ता अपनी मौद्रिक आय को विभिन्न वस्तुओं पर इस प्रकार से व्यय करे कि विभिन्न वस्तुओं से प्राप्त सीमांत तुष्टिगुण तथा उनकी कीमतों का अनुपात समान होना चाहिए। तो यहाँ हमने 3 तरीके से इसकी परिभाषा देखी है और तीनों ही एक ही बात पर, निष्कर्ष पर पहुँचते हैं। उम्मीद करता हूँ ये आपको समझ में आया होगा। अब अपन चलते हैं जो कि एक मैंने अभी बताया, एक 2 तरीके की यहाँ समस्याएं उत्पन्न हो जाती है। उन समस्याओं को अपन जानने की प्रयास करें। पहली स्थिति या mu(x) बटे px ग्रेटर देन mu(y) अपॉन py की स्थिति उत्पन्न हो सकती है, या फिर mu(x) अपॉन px लेस देन mu(y) अपॉन py की स्थिति हो सकती है, यानी यहाँ ये मान इस मान से बड़ा है। अब दोनों ही स्थितियों में हमें किस प्रकार से पुनः वो संतुलन प्राप्त कर सकते हैं, तो उसे मैं आपको इस तालिका में और रेखाचित्र के द्वारा समझाने का प्रयास करूंगा और आप समझने का प्रयास करना। अगर हम यहाँ देखें कि ये स्थिति और ये स्थिति, यहाँ ये दोनों अनुपात क्या हैं, बराबर हैं। निश्चित रूप से mu(x) अपॉन mu(y) ये अपॉन py, और ये दोनों क्या है, इक्वल है। अब यहाँ कहा जा रहा है कि ये अनुपात यानी mu(x) बटे px अब ग्रेटर देन mu(y) बटे py, ये स्थिति है। ये स्थिति का मतलब ये अनुपात इस अनुपात से बड़ा है, निश्चित सी बात है। अब यहाँ ये तो x का है और ये y का। अब आपको पता लग रहा होगा कि निश्चित रूप से ये इधर की स्थिति हो तो ही ये मान इस मान से क्या होगा, बड़ा होगा। 14 से क्या होगा, बड़ा होगा, क्योंकि 16 भी बड़ा है, 18 भी बड़ा है, 20 भी बड़ा है, ठीक है। या फिर ये देखें, अभी इस इधर ये स्थिति होगी और इधर ये स्थिति होगी, क्योंकि हमने देखा mu(x) बटे px ग्रेटर देन mu(y) बटे py, यानी ये मान mu(y) अपॉन py का छोटा है। छोटा कब होगा कि ये 14 से आगे की स्थिति हो। इसका मतलब क्या हो रहा है कि निश्चित रूप से इस स्थिति में उपभोक्ता x वस्तु की 4 इकाई से कम इकाइयाँ प्राप्त कर रहा होगा और y की 2 इकाई से अधिक इकाइयाँ प्राप्त कर रहा होगा, जिसके कारण उसकी जो यह अनुपात है वो क्या है, यहाँ mu(y) अपॉन py का क्या है, कम है। अब मैंने एक बात और बताई आपको कि उपभोक्ता किसी इकाई की जैसे जैसे इकाइयाँ बढ़ाएगा प्राप्त सीमांत उपयोगिता क्या होती जाएगी, कम होती जाएगी। लेकिन यहाँ x वस्तु की इस तरफ है, यानी कम इकाइयाँ कर रहा है, तो कम इकाइयाँ कर रहा है तो निश्चित रूप से जब इकाइयाँ कम होगी तो प्राप्त सीमांत तुष्टिगुण क्या होता होगा, कम होगा। जैसे यहाँ अधिक होगा, जैसे यहाँ 32, 36, 40, अगर 4 इकाई से कम करेगा तो निश्चित रूप से सीमांत तुष्टिगुण बढ़ेगा। और y की अगर किसी वस्तु की इकाइयाँ बढ़ाएगा तो सीमांत तुष्टिगुण क्या होगा, घटेगा। अब आप यहाँ देखिए कि ये स्थिति है, यानी निश्चित रूप से वो 4 इकाई से कम प्राप्त कर रहा होगा x की और y की 2 इकाई से अधिक प्राप्त कर रहा होगा। तब ऐसी स्थिति में ये स्थिति उत्पन्न हुई है, कौन सी, mu(x) बटे px ग्रेटर देन mu(y) बटे py। अब यहाँ मान लें ये स्थिति है, यहाँ है वो और वो ये यहाँ है। अब क्या करें कि वापस संतुलन की स्थिति आ जाए, ये स्थिति आ जाए, तो निश्चित रूप से हम कहेंगे कि वो x की तो इकाइयाँ क्या करे,
बढ़ाएगा तो सीमांत उपयोगिता क्या होती जाएगी, घट जाएगी, और घटती घटती ये कहाँ स्थिति में आ जाएगी, ये वाली में। समझ रहे हो बात? यानी और वाई की क्या करेगा, वाई की क्या करेगा, घटाएगा। किसी वस्तु की मात्रा घटेगी तो उसकी सीमांत तुष्टिगुण क्या होगा, बढ़ेगा। और यहाँ हमने क्या देखा कि अक्ष वस्तु की इकाइयाँ क्या करेगा, बढ़ाएगा तो ये अनुपात क्या होता जाएगा, घटता जाएगा, और पुनः ये संतुलन की स्थिति प्राप्त हो जाएगी। और दोस्तों दूसरी स्थिति है एम यू एक्स बटे पी एक्स लेस देन एम यू वाई बटे पी वाई। और दोस्तों ये आपको मुझे कमेंट बॉक्स में इसका जवाब देना होगा कि कौन सी वस्तु की मात्रा बढ़ाई जाएगी और कौन सी की घटाई जाएगी। आप ज़रूर इसका जवाब दोगे, और अगर आप इसका जवाब दोगे तो मुझे पूर्ण संतुष्टि मिलेगी कि मेरे द्वारा जो आपको समझाया गया, जो जानकारी दी गई, वो आपको बिल्कुल समझ में आया होगा। और आप लाइक भी ज़रूर करना, जिससे मेरे हौसले में और वृद्धि हो और मैं आपको और अच्छे तरीके से और अधिक जानकारी के साथ आपको परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण जानकारी दे पाऊँ। अपन यहाँ बात करें, इस डायग्राम के द्वारा भी इसको समझने का प्रयास करें, तो देखिए ये एक रेखा चित्र मेरे द्वारा बनाया गया है, और इसमें ये रेखा चित्र को हम तीन तरीके से बना सकते हैं। एक तो रेखा चित्र इस प्रकार से दो बनाएं अलग अलग, तो यहाँ x वस्तु की जो सीमांत उपयोगिता और कीमत का अनुपात का वक्र बना सकते हैं, और यहाँ y वस्तु और y वस्तु का। ठीक है, ये वक्र कौन सा है, एम यू एक्स बटे पी एक्स और एम यू वाई बटे पी वाई। और ये कैसे बनाएंगे, हम तालिका के द्वारा बनाएंगे, यहाँ भी तालिका के द्वारा इसका निर्माण करेंगे। दूसरा अपन इसको इस प्रकार से भी बना सकते हैं कि एक ही रेखा चित्र में दोनों वक्र को बना सकते हैं, परंतु जैसा कि आपको इस रेखा चित्र में दिखाई दे रहा होगा, मैंने इसको इस प्रकार से बनाया है। तो आप इसको ये मत समझना कि ये वाला तो मान धनात्मक है और ये वाला मान ऋणात्मक है, ये ऐसा समझने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि ये मैंने जो रेखा चित्र बनाया है वो बनाया है मैंने दर्पण प्रतिबिंब के रूप में। क्योंकि अगर इसको अपन दर्पण में देखेंगे तो इसका जो प्रतिबिंब बनेगा वो इस प्रकार से बनेगा, क्योंकि हम अपने आप को आईने में देखते हैं तो बायां भाग हमें दायां दिखाई देगा और दायां हमें बायां दिखाई देगा। तो इस प्रकार से हम दर्पण प्रतिबिंब के द्वारा ये रेखा चित्र बना सकते हैं। अब यहाँ हमने x वस्तु की इकाइयाँ ली है और इस तरफ हमने y वस्तु की इकाइयाँ ली है, और यहाँ हमने ये एम यू एक्स अपॉन पी एक्स और एम यू अपॉन पी वाई का अनुपात लिया है। ये आपको दिखाई दे रहा होगा, जैसे 4, 8, 12, 16 ये पैमाना लिया, और इस तरह और इस प्रकार उस तालिका को देखकर मैंने यहाँ ये एम यू वाई बटे पी वाई का मान लिया, उसका वक्र बनाया है, और इधर एम यू एक्स बटे पी एक्स का वक्र बनाया है। और हम ये देखेंगे कि x वस्तु की 4 इकाई और y वस्तु की 2 इकाई पर जो सीमांत तुष्टिगुण है वो यानी एम यू एक्स बटे पी एक्स और एम यू वाई बटे पी वाई का मान बराबर है, जो कि यहाँ हम देखेंगे कितना कितना है, 14 14 है। ठीक है, यहाँ संतुलन की स्थिति में है। परंतु ये देखें, अगर ये स्थिति हो जाए कि उपभोक्ता x की 4 इकाई का प्रयोग न करके 5 इकाई का प्रयोग करें, तो इधर इसकी इकाइयाँ बढ़ाएगा तो इसकी इकाइयाँ क्या होगी, घटेगी, क्योंकि वो अपने टोटल व्यय को अपनी आय के बराबर लेने का प्रयास करेगा। और यहाँ हम देखें कि इस जो आपको ये छायांकित भाग दिखाई दे रहा है, इसके समान उसकी कुल तुष्टिगुण में, टोटल यूटिलिटी में क्या होगी, वृद्धि होगी। और यहाँ इसके समान टोटल यूटिलिटी में क्या हुई है, कमी हुई है, क्योंकि ये 4 की जगह 5 इकाई हो गई और ये 2 की जगह 1। अब ये वाला भाग इस वाले भाग से, ये वाला क्षेत्र इस वाले क्षेत्र से क्या है, बड़ा है। कौन सा, वाई वस्तु वाला, कौन सी वस्तु से, x वस्तु की कुल तुष्टिगुण की अपेक्षा बड़ा है। इसलिए निश्चित रूप से हम कह सकते हैं कि x वस्तु की अधिक इकाई प्राप्त कर रहे हैं, तो यहाँ अगर और इकाई बढ़ाएंगे तो कुल तुष्टिगुण में जो वृद्धि हो रही है वो अपेक्षाकृत यहाँ y वस्तु की जो कुल तुष्टिगुण में कमी हो रही है उससे कम है। यानी यहाँ वृद्धि तो
क्या हो रही है, कम हो रही है, और कुल तुष्टि गुण में कमी क्या हो रही है, ज़्यादा हो रही है। इसलिए उपभोक्ता के कुल तुष्टि गुण में क्या होगी, कमी होगी। क्योंकि अगर इसको अपन देखें तो ये देखिए आप, ये वाला क्षेत्र दोबारा समझ लीजिए, ये वाला क्षेत्र इस क्षेत्र से क्या है, ये वाला बड़ा है, ये तो वृद्धि हो रही है, और ये उपभोक्ता में की कुल तुष्टि गुण में कमी हो रही है, तो कमी कौन ज़्यादा हो रही है ना, ये वाला। तो इसलिए ऐसी स्थिति में उपभोक्ता संतुलन की स्थिति में नहीं होगा। संतुलन की स्थिति में कब होगा, जब वो इस रेखा पर रहे, समसीमांत रेखा पर रहे, क्योंकि यहाँ ये अनुपात दोनों का बराबर है। ठीक है, अब इसको अगर अपन यहाँ ऐसा भी देखें कि अगर 5 इकाई की बात करें तो 5 इकाई पर ये MUX/PX का मान कितना हुआ, 12 है। और 1 इकाई की बात करें तो ये यहाँ ये 16 है। ठीक है, तो यहाँ ऐसी स्थिति में वो ज़्यादा अधिक का प्रयोग कर रहा है, तो उसकी जो ये अनुपात है MUX/PX का अनुपात 14 की अपेक्षा कितना है, 12 है। अब उसको क्या करना चाहिए, ये 12 से पुनः 14 लाना है। और ये कब होगा, जब वो अपनी इकाइयों में क्या करे, कमी करे, अर्थात 5 की अपेक्षा कितनी इकाई का प्रयोग करे, 4 का, तो पुनः ये अनुपात वापस 14 पर आ जाएगा। और अक्ष की y की क्या करे, वो इकाई को बढ़ाएगा, तो ये 16 से घटकर कितना हो जाएगा, 14 हो जाएगा, और पुनः संतुलन की स्थिति में आ जाएगा। तो एक बार इस टेबल को, इस तालिका को जरूर देखना, बिल्कुल आपको ये समझ में आएगा। और ये जो मैंने रेखा चित्र बनाया है वो दर्पण प्रतिबिंब के रूप में बनाया है। दर्पण प्रतिबिंब को आप जानते होंगे, हम रोज़ अपने आप को दर्पण पर देखते हैं, और हमारा जो बायां है वो दायां दिखाई देता है, दायां बायां दिखाई देता है। और ये मैंने अभी आपको कंसेप्ट बता दिया है, पुनः देख लीजिए कि ये अनुपात इससे बड़ा है। तो ऐसी स्थिति में उपभोक्ता क्या करेगा, अक्ष वस्तु का वस्तु y से प्रतिस्थापन करेगा। किसका प्रतिस्थापन करेगा, अक्ष का, यानी अक्ष वस्तु की इकाइयाँ बढ़ाएगा, ठीक है, और y की घटाएगा, जिसके कारण अक्ष वस्तु की सीमांत तुष्टि गुण क्या होगी, गिरेगी। जब अक्ष की बढ़ाएगा तो उसकी सीमांत तुष्टि गुण गिरेगी, और y की घटाएगा तो उसकी बढ़ेगी, और पुनः ये संतुलन स्थापित हो जाएगा। ठीक है, अभी मैंने बताया कि ये दोनों बराबर हैं 14-14 की स्थिति में। और अगर ये स्थिति हो 16-18, दोबारा देख लीजिए, 14 और ये 14, 16-18, और इधर देखें 12-10, तो ये स्थिति कब हुई, जब निश्चित रूप से वो इधर है और ये इधर है, क्योंकि ये बड़ा मान तो इस तरफ होगा। तो अब ये वापस संतुलन क्या कब प्राप्त होगा, जब वो अक्ष वस्तु की तो इकाइयाँ बढ़ाए और y वस्तु की इकाइयाँ घटाए, तो पुनः ये संतुलन स्थापित हो जाएगा। इसी प्रकार ये आपको बताना होगा। और समसीमांत तुष्टिगुण नियम की कुछ परिसीमाएं हैं, लिमिटेशन है, उनके बारे में देखें कि पहली तो ये है कि उपभोक्ता विवेकशील नहीं होता, सारे विवेकशील नहीं होते, और होते हैं तो प्रत्येक स्थिति में वो विवेकशील तरीके से कार्य नहीं कर पाते हैं। हम देखते हैं अधिकांश से जो हमारे स्वभाव और रीति रिवाज की स्थिति हो तो वो उससे हम प्रभावित होते हैं, और बिना सोचे समझे कई बार इस प्रकार के खर्च कर भी देते हैं। तो ऐसी स्थिति में ये विवेकशीलता पर ज़्यादा विचार नहीं किया जाता है, इसलिए यहाँ ये मान्यता थोड़ी इस नियम के लिए ठीक प्रकार से लागू नहीं हो पाती है। दूसरी अपन बात करें कि उपयोगिता, यूटिलिटी है, वो साइकोलॉजिकल फीलिंग है, मनोवैज्ञानिक भावना है, जिसके कारण इसका मापन संभव नहीं है। क्योंकि ये फीलिंग है, मनोवैज्ञानिक है, इसलिए कई बार हम इसका मापन, ये अधिकांश से मापन इसका नहीं कर पाते हैं, इसलिए ये यहाँ भी इसका मापनीय योग्य मान्यता को हम गलत मान सकते हैं, ये भी इसकी आलोचना है। दूसरा, अविभाज्य वस्तुओं की स्थिति में इस नियम की पालना करना बड़ा कठिन हो जाता है। जैसे हम कार और खाद्यान्न पर संतुलन स्थापित करने का प्रयास करें तो कार की जो कीमत है वो बहुत अधिक होती है, और खाद्यान्न और कार के बीच संतुलन स्थापित करने में बड़ी कठिनाई होती है, क्योंकि खाद्यान्न को तो हम विभाज्य कर सकते हैं, बांट सकते हैं, किलोग्राम, 50 किलो, 1 क्विंटल, इस प्रकार इसका विभाजन कर सकते हैं, लेकिन कार का हम छोटी इकाइयों में विभाजन करना संभव नहीं है। इसलिए ऐसी स्थिति में संतुलन स्थापित करने में बड़ी कठिनाइयाँ आती हैं। तो इस प्रकार ये इसकी लिमिटेशन है। दोस्तों, मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको कैसी लगी
बिल्कुल कमेंट में आप इसके बारे में बताओगे। आगे हम इसमें एक पार्ट और डालेंगे जिसमें समसीमांत उपयोगिता नियम के द्वारा किस प्रकार डिमांड वक्र बनाया जाता है और इस पूरे गणनावाचक दृष्टिकोण की कार्डिनल यूटिलिटी की क्या आलोचना हम कर सकते हैं। आलोचनात्मक व्याख्या को हम पढ़ेंगे और अक्सर परीक्षा में वहाँ से प्रश्न बनते हैं, इसलिए आप इस वीडियो के साथ बने रहो और